स्वागत है आपका एवन न्यूज़ इंडिया में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी। आपको बता दें, ये किसी के नाम के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि लोग इन्हें इनके नाम से ही जानते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि अल अंसार क्या है और इसका क्या मकसद है। अंसारी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अंसारी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है, आप अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके इस तंजीम का मकसद क्या है? अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया एक गैर सियासी तंजीम है जिसका ख़ास तौर से समाज सेवा का काम है और सोशल वर्क कर रही है। जैसे कि आज समाज के अंदर बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, दहेज की प्रथा। हम अपनी तंजीम के माध्यम से इन बुराइयों को दूर करने के लिए जगह जगह प्रोग्राम करके लोगों को जागृत करते हैं, ऐसी बुराइयों से बचाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे समाज के अंदर ख़ास तौर से जो आज एक नफ़रत की भावना आपस में बिखराव होता जा रहा है, कहीं मसलक के नाम पर, कहीं मरकज के नाम पर, कहीं खानकाहों के नाम पर, फ़िरके के नाम पर, इससे मुस्लिम समाज बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम मुसलमान भाई आपस में भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। आजकल ठीक इसके ख़िलाफ़ लोग लगे हुए हैं, कौम को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमारा एक ये मकसद है कि हम तारीख़ इस्लाम से लोगों को रूबरू कराएं जी, और उनको बताएं कि इस्लाम के अंदर मुहाजिरीन और अंसार ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, जैसे कि बदर उहद से मार का एक करबला तलक, इस्लाम पर निसार हैं अंसार अहले बैत। तो अंसार ने इस्लाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ दी, जैसे कि अब हिजरत करके आका अपने साथियों के साथ मदीने पहुँचे, तो वहाँ के जो औस और कबीले के लोग थे जिन्हें आका ने अंसार का लक़ब अता फरमाया, उन लोगों ने ऐसी मदद की, आका के सिर्फ इशारे पर उन अंसार ने मुहाजिरीन को अपना भाई बनाया। ऐसा भाई बनाया कि ना केवल उनको अपना माल, दौलत, बाग बगीचे आधे आधे दे दिए, सगा भाई जैसे हिस्सा दे दिया, बल्कि उन लोगों के जिनकी बीबियां नहीं थीं, क्योंकि वो वहाँ से खाली हाथ आए थे, सब कुछ छोड़ कर आए थे, तो उनसे कहा कि जिनके अंसार के 2 या 3, एक से अधिक बीवियां थीं, तो उन्होंने कहा कि इसमें से जो पसंद आए आपको, आप पसंद कर लें, हम उसे तलाक देकर आपके निकाह में दे देंगे। ऐसी कुर्बानी अंसार ने पेश की कि आज तक किसी मज़हब के अंदर, किसी तारीख़ के अंदर ऐसी मदद की मिसाल नहीं मिलती। इस तरह की कुर्बानी दी कि हर जंग के अंदर हर टाइम आका से रूबरू होते रहे। तो हमारा ये मकसद है कि इस तारीख़ से लोगों को आगाह कराएं, ना कि फ़िरका और मसलक के नाम पर जो लड़ने वाले आज आपस में लड़ रहे हैं, ये गलत है और इससे हमारी कौम कमज़ोर हो रही है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो परेशानी है हमारी कौम के अंदर, तालीम की कमी है। तो हम ख़ास तौर से ये ध्यान देते हैं कि तालीम पर ध्यान दीजिए और अपने तारीख़ के बारे में, अपने बुज़ुर्गों के बारे में ज़रूर जानिए कि जिसने अपने बुज़ुर्गों की रिवायत को छोड़ दिया वो कौम नेस्त नाबूद हो जाती है। तो हम इस तरह से मिशन जो है समाज सेवा के लिए, और साथ ही ऐसा भी नहीं कोई समाज के अंदर केवल मुस्लिम की बात नहीं, कोई समस्या ऐसी होती है जिससे समाज के लोगों को परेशानी होती है, तो उसके खिलाफ़ भी हम प्रोग्राम करते हैं, उनको बताते हैं। तो ये हमारा मकसद अल अंसार का है, ख़ास तौर से समाज की सेवा करना है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करना है, आपस में मोहब्बत भाईचारा कायम करना है। अंसारी साहब, क्या आपके इस मिशन से बिरादरीवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा?
आपने सवाल किया बिरादरीवाद को, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस्लाम के अंदर बिरादरीवाद की कोई जगह नहीं है। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई बिरादरीवाद की बात नहीं, तमाम मुसलमान भाई हैं। अब कोई बिरादरीवाद की बात करता है तो मैं समझता हूँ, आप समझिए कि अंसार लक़ब हमारे प्यारे आका ने दिया, अंसार की अहमियत अज़मत के बारे में बताया। एक हदीस शरीफ है, हुब्बुल अंसार आयातुल ईमान और बुग़्ज़ुल अंसार आयातुल निफ़ाक़। कहने का मतलब है कि अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है, अंसार से बुग़्ज़ मुनाफिक होने की अलामत है। अब कोई ये कहे कि बिरादरीवाद फैला रहे हैं तो क्या उनके अंदर वो मुनाफिकत नहीं मालूम पड़ती है? दूसरी बात ये है कि हमारे आका अंसार के लिए कहते हैं कि ये हमारा खून, हमारे सियार हैं और उनसे मोहब्बत को बेहद ज़रूरी बताया। एक हदीस शरीफ में है कि जिसने मेरे अंसार और अहले बैत की अज़मत को नहीं समझा, नहीं जाना, उस शख्स के अंदर 3 बातों में से एक बात ज़रूर पाई जाएगी कि या वो हरामी होगा, या वो मुनाफिक हो गया, या माँ के पेट में हैज और निफास की हालत में रहा होगा। अब बताइए, जब हम अंसार की सीरत और किरदार की बात लेकर इस्लाम में मुत्तहिद होने की और एक कुर्बानी का जज्बा पेश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई ये लेख कर कहने लगे कि अलगाववादी, तो मैं समझता हूँ शायद वो तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ नहीं, और उसे सोचना चाहिए कि तारीख़ इस्लाम अंसार मुहाजिरीन का क्या रोल रहा। और ख़ास तौर से यह वो लोग, मैं आपको ये भी बता देना चाहूँ, जिनको तारीख़ के बारे में जानकारी नहीं, या कि जिनको हसद है, बुग़्ज़ है अंसार से, और कुछ जो चंगेज़ खां, हलाकू खां जैसे लोगों की तरफदारी या उनके मतलब अब उनको अपने रहबर मानते हैं, ऐसे चंद लोग जिनका तारीख़ इस्लाम में कोई वजूद नहीं, नाम नहीं, ये कमज़र्फ़ लोग ये इस तरह की बातें करते हैं, ये कौम को ऊंचा नीचा बताते हैं। काहे का ऊंचा नीचा? इस्लाम में सब बराबर है, जो बेहतर काम करेगा वो बेहतर मुकाम पाएगा। तो आपके तंजीम द्वारा कोई खास कार्यक्रम जिससे जनता में कोई संदेश पहुंचा हो? देखिए, हम जैसा कि हमने बताया कि गरीबों के लिए, तो मैं समझता हूँ सबसे पहली बार आज हमारी कौम के अंदर गरीबी बहुत है, और इसके लिए मैं आज की सियासत को भी जिम्मेदार मानता हूँ। आज की सियासत है वो फ़िरका परस्ती की सियासत हो रही है, और एक तरह से मुसलमानों को, उनके जज्बात को बहुत ही नीचा दिखाते, उनके जज्बात को उभार कर उनको कमज़ोर करते हैं, उनको पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, और एक तरह से फाइनेंशियल पोजीशन में, माली हालत में उनको कमज़ोर किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे नज़र उठाकर, ये मैं नहीं कहता हूँ, आज सर्वे कराएं, देखें कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान लोगों की है जिनके पास 1 बीघा ज़मीन नहीं, जिनके घर में एक नौकरी वाला नहीं, वो तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा या गुलामी करेगा? ये साजिश के तहत क्यों नहीं सबको बराबर होता, जबकि हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हम इस तरह से लोगों को बेदार करते हैं, और हमारे अंदर, इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि फ़िरका कि हम फितरे की और ज़कात के द्वारा अपने गरीब लोगों की मदद करें। तो हम इसलिए प्रोत्साहित करते हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जिनको जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हर साल हम यौम विलादत मनाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो नौजवान या वो ऐसे लोग जो कौम के लिए बेहतर काम करते हैं, उनको हर साल अवार्ड देते हैं, फ़ख्र अंसार अवार्ड से उनको नवाजते हैं, जिससे कि ऐसे लोगों का हौसला बढ़े कौम में। हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। देखिए, गरीब बेटियों की शादी है, जिसके बेचारे के कोई करने वाला नहीं, गरीब है, मजदूर है और उसका कोई सहारा नहीं, तो हम तंजीम की तरफ से उसकी शादी भी कराते हैं, गरीब बच्चों की कराई हैं। और एक हमारा चैनल है अल अंसार आसमी नाम से, वेबसाइट पर हम दीन के बारे में और समाज के बारे में इस तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं,
तारीफ के बारे में लोग देखते हैं उसको। अंसारी साहब, आप नगर पालिका परिषद के चर्चित सभासद भी रहे और सियासत में भी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे टाइम में जब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आज के समय में, तब आपने दूसरा रास्ता क्यों चुना? ठीक, आपने आज के हिसाब से सही कहा। देखिए, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, बशर्ते कि सियासत को सियासत के नज़रिए से, फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। सियासत से भी हम समाज की खिदमत कर सकते हैं, तंजीम बनाकर कर सकते हैं, लेकिन आज के माहौल में सियासत का जो क्रेज है वो गिरता जा रहा है। आज सियासत के अंदर अपराधी टाइप के लोग जी, और जिसके देखते हैं कि साहब कातिल हैं, ऐसे लोग, इनकी भरमार है और उनका ज़्यादातर लोगों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। तो ऐसे रिश्ता गिरता जा रहा है। वहाँ पर हमारी सोच में उसमें थोड़ा फ़र्क है। हमने उस रास्ते को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा को चुना। इसलिए सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं, बशर्ते कि आदमी के अंदर ये हो कि हम खिदमत करेंगे और उसकी नीयत सही हो। आज समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती का इतना जहर घुल चुका है कि सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं, हर जगह पक्षपात, भ्रष्टाचार चरम पर है। आपने सियासत को छोड़कर समाज सेवा का मंच चुना, साथ ही आप साहित्य और पत्रकारिता में भी दिलचस्पी रखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सियासत भी बुरी चीज़ नहीं, सियासत से भी हम इसी तरह से तंजीम के द्वारा हम मदद करते हैं। लेकिन मेरी नॉलेज में आज के दौर में मीडिया के द्वारा, पत्रकारिता के द्वारा हम कहीं इससे ज़्यादा बेहतर मुकाम पा सकते हैं और लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और हम वो बात कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो हम वैसे नहीं कह सकते, लेकिन कलम में वो धार होती है जो तलवार से भी ज़्यादा होती है। तो हमें जिस माध्यम से भी, सियासत में भी अगर ज़रूरत पड़ती तो हम सियासत का ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको भूल चुके हैं। किसी कौम की खिदमत के लिए हम समझते कि हमारी कौम का उससे फ़ायदा होने वाला है, तो हम उसमें भी संगठन भी है। और साहित्य, पत्रकारिता, ये तो हम, इससे तो हम बहुत मोहब्बत रखते हैं, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आप वर्तमान के सियासत को किस नज़रिए से देखते हैं? वर्तमान सियासत बहुत कड़वा क्वेश्चन किया है, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग अलग है। आज पहले की सियासत से अब की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग जो सैकड़ों लोगों के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, आज उन्हीं में से, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे हमारे सवर्ण का हिंदू वर्ग हो, ये वो लोग थे, ब्राह्मण समाज जो कांग्रेस का हिस्सा थे, सेकुलरिज्म की जान थे। आज हिंदुत्व के नारे के साथ इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो भाजपा का, आरएसएस का रहा कि हिंदू राष्ट्र की, उसमें भावनाओं में बहकर एक ही नारा आज की सियासत का है, वो है हिंदू राष्ट्र। और इसके लिए उन्होंने अपने नियमों को, कानूनों को ताक पर रख दिया है। लिहाजा आज की सियासत बहुत गंदी सियासत हो चुकी है। समाज के अंदर नफ़रत का जहर घुल चुका है। तो बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो सियासत से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे देश को हर तरफ से खतरा ही नज़र आता है। वर्तमान में भारत चीन का तनाव काफ़ी बढ़ गया है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि आज की सियासत का मुख्य बिंदु, जो केंद्र है, वो है हिंदू राष्ट्र बनाना। मैं आपको पिछले उस टाइम में ले जाना चाहता हूं कि आज़ादी के समय हमारे देश में 3 नज़रिया थे, एक कट्टर हिंदूवादी, एक कट्टर मुस्लिम और एक सेकुलरिज्म का। तो मुस्लिम की कट्टरता की वजह से पाकिस्तान पे बना, हमारे देश के टुकड़े हुए। लेकिन हमारे देश की वो सेकुलर जनता जिसने किसी कट्टरवाद, किसी धर्मांधता में ना बहकर सेकुलरिज्म को चुना। लेकिन एक वर्ग यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की उस समय कल्पना करता था, वो उसकी उस समय कोई औकात नहीं थी, लेकिन उसने अपने मिशन को हमेशा कामयाब रखा। होते होते उसने जन भावनाओं को भड़का कर आज सत्ता में काबिज है। और
उसका सिर्फ़ और सिर्फ मिशन मुस्लिम को प्रताड़ित करना, मुसलमानों को माली हालत में इतना कमज़ोर कर देना कि गुलामी करने को मजबूर हो जाएं। दूसरी तरफ कभी हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान की तरफदारी नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तानी मुसलमानों का दुश्मन रहा और हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा जान दी। और तो हम क्या बताएं, आज बदलाव इतना है कि महात्मा गांधी को एक बटक मियां अंसारी ने अपनी जान पर खेल करके बचाया था। आज उसका नाम नहीं, इतिहास बदल दिया, कोई नाम लेने वाला नहीं। वहीं पर महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये सियासत इतनी बदली हुई है। आज देखिए, चीन की बात जब आती है, भले ही लोगों को कुछ नज़रिया हो, हमारा देश है, हमें दुख होता है कि हमारे देश की 1 इंच की ज़मीन पर भी अगर कोई कब्जा करे। हमारी 20 सैनिकों की शहादत हुई, क्यों हुई? समाचार कह रहे थे अभी 5 मई से लगातार बता रहे थे, उससे पहले से अप्रैल से ही बता रहे थे कि सीमा में चीनी घुसे आए हैं, लेकिन उस टाइम तक कोई उसको नज़रअंदाज करते रहे। 15 तारीख की रात में शहादत हो गई हमारी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस शहादत के पीछे हमारी सियासत भी कम नहीं है। गंदी सियासत ने इसको जन्म दिया, क्योंकि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ मुस्लिम और पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन मानती है, जबकि चीन हमेशा से हिंदुस्तान का दुश्मन रहा। इसके लिए जॉर्ज फर्नांडीज, जो पूर्व राष्ट्र रक्षा मंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कई बार कहा था कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान तो है ही, लेकिन चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए चीन को अपना दोस्त बनाया। 9 बार मोदी जी की मुलाकात हुई, 4 बार जब मुख्यमंत्री गुजरात के रहे और 5 बार प्रधानमंत्री होते हुए। इसके बाद RSS का प्रतिनिधिमंडल मिलता है। क्या ये दोस्ती को नहीं दर्शाता है? क्या इन्हें नहीं मालूम? और सबसे बड़ी बात है, आज हमारी अर्थव्यवस्था फेल है, गरीबी चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जबकि आज कोरोना की मार झेल रहे हैं, पूरे देश की पोल खोल कर रख दिए। कितना परेशान है आदमी, भूख की वजह से, कर्ज की वजह से अपनी जान दे रहा। ऐसे में क्या वजह है कि आज कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पर चीन का सामान ना हो? किसका देन है? क्या ये गवर्नमेंट को नहीं मालूम? क्यों इस तरह के, मतलब आज कुछ क्षेत्रों में 50 से 90% तक बाज़ार पर चीन का कब्जा है। इतना आयात होता है, जबकि निर्यात नाम की कोई। तो एक तरफ तुम दोस्ती भी कर रहे हो, एक तरफ मतलब उनको मजबूत भी कर रहे हो, इसके बावजूद आपकी आँख नहीं खुली। आज शहीद हो गए, आज हमके ये जलाओ, वो जलाओ, ये कर दो। क्या है, हमें समझ में नहीं आती। ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र की देन है कि आज हमारे देश के चारों तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका हो या नेपाल जैसा देश आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान तो पहले से ही है, आज चीन ने भी हमारे ऊपर। तो हमें देखना होगा, हमें पहले देश के अंदर एक जहती मोहब्बत पैदा करनी होगी, सबको समानता से देखना पड़ेगा, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ख़त्म करके साइकोलॉजी का चश्मा लगाना होगा। तो अंसारी साहब, समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज जो हमारे समाज के अंदर तालीम की कमी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को भली परेशानी हो, तालीम ज़रूर दें, और इस तरह के दीन के साथ साथ दुनियावी अपने इतिहास से रूबरू हो सकें, और तालीम के द्वारा हम तरक्की कर सकते हैं। आपस में भाईचारा बनाएं, और नफ़रत की इस राजनीति को ख़त्म करने के लिए जगह जगह पर सेमिनार के द्वारा आप कौमी एकता के संदेश देते रहें। तो हमारा तो यही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। तो ये थे अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने अपने विचार रखे और कई तरह की हिदायतें भी दी। आगे भी इस तरह के हम आपको एक मुलाकात दिखाते रहेंगे। बने रहिए A1 न्यूज़ इंडिया के साथ।